चलिए, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत क्यों पड़ेगी? जैसे तुम बड़े हो, किससे बड़े हो, या तुम छोटे हो, किससे छोटे हो। ऐसे ही सारे मेटल तो रिएक्टिव होते हैं, ये नहीं कह सकते सारे मेटल रिएक्टिव होते हैं, लेकिन सारे मेटल जो भी रिएक्टिव होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमने कहा आयरन का पानी के साथ रिएक्शन करेगा, तो अभी मैंने बताया ऑक्साइड बना लिया था। ऐसे मान लो सोडियम अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो सारे मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। उसी के बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ी। जैसे हम कुछ बातें बताते हैं, जैसे जरूरत कहाँ पड़ी, तो आप बताओ कि रिएक्टिविटी में जरूरत पड़ गई, इसमें रिएक्टिविटी में जरूरत पड़ गई। अब रिएक्टिविटी में किसके साथ? हम कहें एसिड के साथ, हम कहें अल्कोहल के साथ, और हम आपसे कहते हैं पानी के साथ, या किसी के साथ रिएक्शन हो, हम उससे क्या मतलब है, रिएक्टिविटी में जरूरत पड़ गई। उसके बाद तो याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि सारे एलिमेंट जो थे वो अलग अलग, उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग थी, तो उसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखा जाए। तो हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? तो बताओ कि लिथियम होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम। मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आ जाइए क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आ जाइए कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। मतलब ऐसे रिएक्टिविटी धीरे धीरे नीचे आने में कम हो रही है। फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, फिर हो जाएगा जिंक, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, फिर होगा जिंक, फिर होगा Fe। ठीक है, अब नाम तो पता ही सकते हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर जिंक। और जिंक के बाद आता है आपका Fe के बाद आता है आपका Pb, और फिर होता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को मैं गोला बना रहा हूं क्योंकि अभी को जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन की। फिर इसके नीचे आता है कॉपर, फिर आता है Hg, फिर आता है Ag, फिर आता है Ag। यहां से दिख रहा है, तो मैं हाइड्रोजन के बाद वाले को बगल में लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन के बाद वाले को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। कॉपर, फिर Hg, फिर Ag। मतलब ऐसे ऐसे रिएक्टिविटी उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब अगर हम बात करें कि ऊपर से नीचे आने पर इनकी जो रिएक्टिविटी है ये कम होती चली जा रही है। ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी कम होती चली जा रही है। खास करके याद रखना, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर ये वाले थोड़े से कम होते हैं, मतलब कहते हो रिएक्टिव होता है लेकिन लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। और ये जो होते हैं ना बहुत ही कम होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। अब बात समझना, यहां तक तो बातें ठीक थी, आसान थी, समझ में आ जाएंगे आपको। एक मैं वर्ड लिखूंगा जिसे हमने लिखा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? SRP। अब ये आएगा, इससे बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर हम क्या बनाएं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो एक मैं बात लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा तुम्हारे बुक से हटके लेके थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझना, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा चीजों को। देखो SRP जो होता है बेटा ना, ये ऊपर से नीचे आने पे SRP कम होता है, SRP डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
मतलब अगर मैं कहूं कि पोटेशियम की एसआरपी ज्यादा है कि कैल्शियम की, तो आप बताओगे पोटेशियम की एसआरपी ज्यादा है कैल्शियम से। किसकी ज्यादा है? पोटेशियम की ज्यादा है एसआरपी, और किससे? कैल्शियम से। आप देखना, ये सब मेटल की बातें कर रहे हैं ना। अब मेटल से एसआरपी का रिलेशन देख लेते, बस हमारा काम हो जाएगा। चलिए, अगर हम मेटल की बात करें तो जो मेटल होता है ये एसआरपी के उल्टा होता है। समझना, मतलब जैसे जैसे एसआरपी बढ़ेगी वैसे वैसे ये घटेगा। एसआरपी बेटा इंक्रीज करती है, माफ करिएगा, एसआरपी इंक्रीज करती है, माफ करिएगा, एसआरपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आने पे एसआरपी बढ़ती है। एसआरपी मेटल के उल्टा होती है, मतलब अगर एसआरपी बढ़ेगी तो मेटल की सारी प्रॉपर्टी घटेगी। अब मेटल की 3 प्रॉपर्टी बहुत आराम से याद रख सकते हैं। पहला, रिएक्टिविटी। क्या? रिएक्टिविटी। दूसरा, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन। और तीसरा होता है रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। मैंने क्या बोला? मेटल की 3 प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, ऑक्साइड फॉर्मेशन और रिड्यूसिंग पावर। ये सब के सब ऊपर से नीचे आने पे कम होंगे। ये सब के सब क्या होंगे? कम होंगे। तो ये बताइए, रिड्यूसिंग पावर नीचे आने पे कम हो रहा है ना, तो सबसे ऊपर कौन है? बताओ। लिथियम। इसका मतलब मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर किसके पास है? तो बताओगे एल्यूमिनियम, सॉरी लिथियम के पास है। ठीक, मैं तुमसे कहूं सबसे नीचे कौन है? Ag है, तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसके पास होगा? Ag के पास। लीस्ट मिनिमम, मिनिमम रिड्यूसिंग पावर किसके पास है? Ag के पास है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा लिथियम के पास और सबसे कम Ag के पास। अब आइए देखिए, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या क्या है, हम इससे पता कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना कैसे होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास, अब इसको आप रटते हैं, रटना नहीं है आज के बाद। देखिए, जैसे आप कहते हैं कि यार कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है कि Fe, फिर आप ये देखिए, आप मेटल की सारी प्रॉपर्टी नीचे आने पे कम, इसका मतलब जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा, तो ये कम रिएक्टिव होगा और कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए Fe है आपके पास और कॉपर है, इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव? तो बताओगे Fe ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर नीचे है कम रिएक्टिव है। ऐसे ही आप बात करोगे Hg और Cu के बारे में, तो Cu ऊपर है ना, तो Cu ज्यादा रिएक्टिव है और Hg कम रिएक्टिव है। तो ये तो बात हो गई रिएक्टिविटी और डिस्प्लेसमेंट की बात। अब डिस्प्लेसमेंट में एक बात याद रखना, देखो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या बात? मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element। यार मोर रिएक्टिव है ना, ज्यादा ताकतवर है, तो हर जगह ये चीज नियम है कि अगर आप ज्यादा ताकतवर हैं तो जो आपसे कम ताकतवर है आप उसको हटा सकते हैं। फिलहाल ये गलत है, लेकिन नियम तो यही है। ठीक है, कि ज्यादा ताकतवर अपने से कम ताकतवर को हटा देगा। तो ये बातें थी। ठीक, अब हम आएंगे, बात करेंगे तो रिएक्टिविटी के बारे में सारी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब ये प्रॉपर्टीज जो आएंगे ना, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टी, तो मैं सब एक एक करके दिखाऊंगा, आपको बुक में लिखा हुआ है। अब आ जाइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो बस अब एक चीज याद रखना, एसआरपी ऊपर से नीचे आने पे कम होगी
और एसआरपी के साथ साथ मेटल की सारी प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आने पे काम करती है, जैसे ऑक्साइड फॉर्मेशन, जैसे रिएक्टिविटी। ऊपर के एलिमेंट जितने होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, नीचे के एलिमेंट जितने होंगे वो सब के सब कम रिएक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ Fe और Cu के बारे में क्या ख्याल है, तो आप बताएंगे तुरंत Cu जो है वो कम रिएक्टिव है Fe के साथ, तो Fe क्या करेगा, Cu को हटा देगा एक्वस सॉल्यूशन से, और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक रिएक्शन में करके दिखा देता हूँ, चलने की तरह। जैसे हमने कहा आपके पास Fe है और साथ में CuSO4 है, ये इसी की बात नहीं हो रही, कहीं पर भी बात कर लीजिए, यही नियम लागू होगा। ठीक, तो ये क्या करेगा आपसे, ये खुद इसको हटाएगा, जाके बैठ जाएगा, तो ये हो गया FeSO4 और साथ में यहां से Cu अलग हो गया। दूसरी बात, जैसे मान लो Fe अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन इसको मिल गया कैल्शियम, तो क्या मिल गया, कैल्शियम, तो FeSO4 को क्या मिल गया, कैल्शियम। अब कैल्शियम जाके बैठ जाएगा, Fe को भगा देगा वहां से, तो ये हो जाएगा CaSO4 और फिर से Fe अलग हो गया। अब कैल्शियम अपने आप को बहुत ज्यादा समझ आता है, ठीक है, उसको मिल गया सोडियम। जैसे सोडियम मिला CaSO4 को, अब कैल्शियम को भगा के खुद जाके बैठेगा, तो अब बन गया Na2SO4 और यहाँ से Cl। तो ये हर शेर का सवा शेर होता ना, वैसे ही वही कहानी है यहाँ पर कि एक से बढ़कर एक, हर शेर का सवा शेर, सबका दादा कोई ना कोई है। ठीक है, ये बात हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो, रिएक्टिविटी कह सकते हो, जो मर्जी हो कहो आप, लेकिन बेसिकली बहुत अच्छा होगा डिस्प्लेसमेंट कहना, क्योंकि उसने हटा करके खुद जाकर बैठ गया। चलिए अब आगे बढ़िए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझते हैं, और बहुत ध्यान समझना इसको, क्योंकि यहां सवाल आएंगे और गलत करके आएंगे। पहले इलेक्ट्रोड क्या होता है, तब आप बताओगे इलेक्ट्रोड वो होता है जब किसी मेटल की रॉड को, जब किसी मेटल की रॉड को, हमने कहा कोई मेटल की रॉड ले लो और मेटल की रॉड उसी के आयंस में डाल दो। जैसे हमने कहा हमारे पास ये जिंक की रॉड है, जेडन की रॉड है, क्या है, जेडन रॉड है। ठीक, मेटल रॉड डिप्स इन ओन सॉल्यूशन, उसको अपने ही आयन के सॉल्यूशन में डालना है, तो यहां पर हमने क्या ले लिया, ZnSO4 ले लिया। ठीक है, दूसरे में इधर बात बना, इधर हमने ले लिया दूसरी रॉड, मान लीजिए हमने लिया कॉपर की रॉड। ठीक, फिर वही चीज है, इसको अपने ही सॉल्यूशन में डालना है, तो यहां हमने लिया CuSO4। अब थोड़ी सी बात समझना, देखो एक वर्ड में, एक स्टार में दो पॉइंट लिख दे रहा हूं कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये क्या करते हैं, ये डिसॉल्व होना चाहते हैं, ये क्या होना चाहते हैं, डिसॉल्व होना चाहते हैं। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ये डिपॉजिट होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, डिपॉजिट होना चाहते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिसॉल्व होना चाहते हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिपॉजिट होना चाहते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसको, कैसे पहचाने की कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल बताना। चलिए, जैसे मान लो आपके पास जिंक है, पहले जिंक की बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर सेल की बात कर लेंगे इसी के साथ साथ। जिंक ऊपर आता ना, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल आता है, हाइड्रोजन के ऊपर आता है और ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये डिसॉल्व होना चाहेगा, मतलब जो इसके जिंक के आयन है ना, ये टूट करके चले जाएंगे Zn+ के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में। Zn के आयन जा रहे हैं, मतलब यहां पर प्लस लगा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्या गया, नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात यहां पर कॉपर पे, तो कॉपर क्या है, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में
यहाँ पर तो नेगेटिव है, उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस रॉड का नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, तो हम ऐसे बगल में इसके ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब देखो, अब समझना, ये तो मैंने इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या बताई थी, इफ मेटल रॉड डिप्ड इन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसी के आगे बढ़ो, इफ मेटल रॉड डिप्स इन आयन सॉल्यूशन देन इलेक्ट्रिक डबल लेयर आर फॉर्म। या इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या मतलब, यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, दो डबल लेयर आपस में आ गए, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव, हाइड्रोजन नीचे है, तो कॉपर आयन जो होगा Cu++ ये जाकर डिपॉजिट कर देगा। अब इस रॉड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके रिस्पेक्ट में यहां पर हो गया नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ हो गया नेगेटिव चार्ज, और फिर यहां पर भी इलेक्ट्रिक डबल लेयर आ गई। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डबल लेयर आ गई। तो ऐसे मतलब ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक बात मेरी और सुनो, देखो यहां पर हो क्या रहा है, तो आप बताओ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तभी तो अपना पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो याद रखना, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, जिंक Zn ने क्या किया है, Zn ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तभी तो Zn+ के पार में हुआ होगा, और +2 इलेक्ट्रॉन। और इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे देखना, यहां पर कॉपर है ना, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब Cu+ और +2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बन गया होगा Cu। क्या बने, Cu। और ऐसे रिएक्शन बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। तो ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। जब कॉम्बिनेशन हो जाए दो इलेक्ट्रोड का, जब कॉम्बिनेशन हो जाए दो इलेक्ट्रोड का, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। सेल क्या होता है, तो आप बताओगे सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड। एक होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड। क्या होगा, एक एनोड होगा, दूसरा होगा कैथोड। और एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड। पहला कौन बताओगे, एनोड, और दूसरा कौन सा, कैथोड। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत अच्छे से पढ़ा दिया आपको। अब एक बार या दो बार इसको रिपीट कर लेना ताकि आपका बढ़िया हो जाए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के पास 7-8 पॉइंट है। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने बता दिया यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जिंक नेगेटिवली चार्ज हो गया। दूसरा यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये दोनों आपके पास बना हुआ, बुक में बना हुआ है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में चीजें आ जाएगी। यहाँ पर मेटल रॉड पे कैसा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रॉड पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मेटल ज्यादा रिएक्टिव तो डिसॉल्व होगा, कम रिएक्टिव डिपॉजिट होगा। और ये ऑन द वे ऑफ किस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। ठीक है, और वो किस पे बेस्ड है, एसआरपी पर। जो 7-8 पॉइंट नहीं है, 7-8 पॉइंट बहुत आराम से देख लेना। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, ऐसे मेटल की 3 प्रॉपर्टी, फिर वही चीज अभी बताए हैं, कौन सा, रिएक्टिविटी। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको कल एक बार रिपीट कर दूंगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, पीछे नहीं। रिएक्टिविटी, दूसरा ऑक्सीडेशन, और तीसरा रिड्यूसिंग पावर। वही चीज है,
जो जितना ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, ठीक है। तो उसमें 2-3 पॉइंट्स दिए गए, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या सीधे रिएक्शन कर सकता नहीं कर सकता। तो बस इतना देखना ऊपर कौन है, जो ऊपर होगा वो नीचे को डिस्प्लेस करेगा, नीचे वाला ऊपर को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यार ऊपर वाला मतलब भगवान, तो किसी को भी हटा सकता है, क्या भगवान को हटा सकते हैं? तो एक तरीके से जो मेटल ऊपर होंगे ना वो नीचे वाले के क्या होंगे, भगवान के बराबर, वो उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर आप लोग एक काम करिएगा, टेलीग्राम चैनल आपका है, आप उसको फॉलो कर लेंगे, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, और हम लोग रेगुलर वे में प्रॉब्लम जो थी हमारी सॉल्व हो गई है, मैं अपना फिर से ट्रैक पे आ जाऊंगा और आप लोगों को फिर से वीडियो मिलेगा। आज आपको 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगे, एक ये इसके पहले वाला, और साथ में अभी हो सकता है मैं बायोलॉजी में न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ा दूंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दूंगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिस्टम लेकर के मैं चलता रहूंगा और कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉच। अच्छा एक खास बात, यार अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।